हे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो आर्यांश के साथ कैफे शॉप में आ चुकी थी। वैसे तो वो उसका अपना ही कैफे शॉप था जो कि आर्यांश ने कुछ दिन पहले ही उसे गिफ्ट किया था, या यूँ कह लें कि उसे ज़बरदस्ती दिया था। आशी जो देख करके एकदम से हैरान हो जाती है कि अभी तक तो उसने अपनी कैफे शॉप पर कोई काम शुरू नहीं किया और ये कैफे शॉप इतना अच्छा खासा चलने भी लगा। आशी जो आर्यांश को देखकर धीरे से कहती है, ये इतने फेवर मेरे लिए कर क्यों रहे हैं? कुछ तो रीज़न ज़रूर है। झोल समझ में नहीं आ रहा वो बात अलग है, लेकिन इनके दिमाग में कोई ना कोई खुरापात चल रहा है। आशिम के दिमाग में घुस कर के पता लगाना पड़ेगा। वहीं वो अपने फ़ोन को देखती है और हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, चलो वैसे एक एविडेंस तो मिल गया है, लेकिन किसी भी हालत में अगर युवान को मैं बचा नहीं पाई तब नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ और पता चले वहाँ युवान किसी जंगली जानवर का ब्रेकफास्ट बन गया है। नहीं, तब तो गड़बड़ हो जाएगी आशी, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी कुछ किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी ले जाकर के उसी जंगल में छोड़ दे, फिर मैं क्या करूँगी? अभी चुपचाप से अच्छी सीधी सादी लड़की बन जाती हूँ। और ये बोल करके वो आर्यांश को फॉलो करने लगती है। आर्यांश जो उसके लिए चेयर को पीछे करते हुए कहते हैं, आराम से बैठो और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और ये बोल करके उसके ठीक सामने आकर के बैठ जाते हैं। अभी भी आर्यांश ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। आशी जो अगल बगल देखते हुए कहती है, वैसे इतना ज़्यादा फेवर करने की आपको ज़रूरत थी नहीं। मैं तो इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। आप इतना ज़्यादा मुझे तो काफ़ी शर्म सी आ रही है कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आर्यांश अपनी एक भौवें चढ़ाकर उसे देख कर कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? और ये बोल करके वो अपने मास्क को अपने चेहरे से हटा देते हैं। आशी जो उनके चेहरे को एक बार ध्यान से देखती है और फिर अपनी नज़र इधर उधर करते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि आपको भी तो मुझसे कुछ चाहिए होगा ना। कोई भी इंसान किसी के लिए बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता। जहाँ तक मेरा लॉजिकल दिमाग कहता है, हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ दूसरे इंसान से चाहिए होती है। मतलब कोई भी इतना अच्छा कैसे बन सकता है मेरे साथ, वो भी मेरे जैसे शख्स के साथ जिसके अपने पेरेंट्स भी उससे इतना परेशान रहते हैं। आपने मुझे इतना बड़ा रेस्टोरेंट गिफ्ट कर दिया, फिर मेरे रेस्टोरेंट को मेरे अकाउंट से लिंक करवा करके सारा काम खुद करवा रहे हैं। इतना फेवर क्यों? कुछ तो रिटर्न में चाहिए होगा ना आपको। आर्यन जो एक तिरछे स्माइल पास करते हुए आशी को देखकर कहते हैं, तुम तो काफ़ी तेज़ निकली। वैसे ये तो मेरे दिल की बात है, मुझे लगा कि तुम्हें खुद बताना पड़ेगा, लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो। आशी जो अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहती है, वो तो मैं बचपन से हूँ, मगर समझ नहीं आता लोगों को। खैर बहुत अच्छा है, क्यों है आपका, आप समझ गए कि मैं काफ़ी समझदार हूँ, लेकिन अभी आप बताएंगे मुझे कि आपको मुझसे क्या चाहिए? आर्यन जो उसकी तरफ थोड़ा झुक कर कहते हैं, जो चाहिए वो मैं तुमसे ले लूँगा। परेशान क्यों हो रही हो तुम? उनकी आवाज़ में एक सिडक्शन था। आशी को पहले तो आर्याश का मतलब समझ नहीं आता, मगर जैसे ही वो उनकी आंखों में ध्यान से देखती है, उनकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी उसे नजर आ जाती है। वो तुरंत ही पीछे होकर के अपने गले को क्लियर करते हुए कहती है, वैसे काफ़ी शरीफ बनते हैं आप मीडिया के सामने, लेकिन एक्चुअल में है नहीं आप। आर्याश जो कहते हैं, अब अपनी बीवी के साथ भी कोई शरीफ रहता है भला? आशी जो इस बात पर थोड़ा चिढ़ जाती है, मगर अपने चेहरे पर वो इस बात को जरा भी शो नहीं करना चाहती थी। इस वक्त उसे सच में आर्यान से थोड़ा बहुत डर लग रहा था। एक तो ऑलरेडी आशी ने इतनी बड़ी गलती की थी, ऊपर से आर्यांश ने आशी को पनिशमेंट की जगह कॉफी पर ले आया था। उसे यही बात कुछ खास हजम नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा शैतानी नहीं करना चाहती। थोड़ी देर में वेटर जो उन दोनों लोगों के लिए कॉफी लेकर आते हैं। आशी जो कॉफी को देखकर कहती है, ऐसी ड्रीम कॉफ़ी पीने का मौका मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी मिल जाएगा मुझे। अगर इसी तरह से ये रेस्टोरेंट चलने लगा ना, तो मुझे तो लग रहा है कि ये रेस्टोरेंट स्टारबक्स को भी बहुत जल्दी टक्कर देने पर आ जाएगा। आर्यांश जो कहते हैं, काफ़ी आगे तक का सोचती हो तुम। आशी जो कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहती है, वैसे आपको देखकर लगता है कि आप भी कुछ ज़्यादा ही आगे का सोचते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप बताना नहीं चाह रहे। वहीं आशी का दिमाग अब थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करता है और वो काव्या का ही तरीका आजमाते हुए अपने मन में सोचती है, हर लड़की की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है। क्यों ना मैं अगर अपने सॉफ्ट टोन को यूज करके इनको थोड़ा बहुत अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करूं तो हाँ, फिर शायद कोई बात बन जाए। आखिर हूं तो मैं लड़की ही ना, थोड़ी बहुत तो लड़कियों वाली हरकत मैं कर ही सकती हूँ। वो खुद को ही समझाती है और फिर आर्यांश के हाथ पर गलती से अपने हाथ को टच कराते हुए धीरे से कहती है, ओह आई एम सॉरी। आर्यांश जो कहते हैं,
सो ओके, सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं इसके लिए। और फिर वो अपने हाथ को आशी के हाथ पर रख देते हैं। आशी के दिल की धड़कन एकदम से रफ्तार पकड़ ली थी और वो झटके से अपने हाथ को आर्यांश के हाथ के नीचे से निकालते हुए कहती है, "अम, वो मैं इन जनरल कुछ क्वेश्चन करना चाहती थी आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो।" आर्यांश जो कहते हैं, "पूछ लो, मगर सोच समझ के।" आर्यांश जो कहते हैं, "पूछो पूछो, अच्छा लगेगा मुझे कि अगर तुम मेरे बारे में जानने में क्यूरियस होगी तो।" आशी जो कहती है, "वो तो मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हूँ।" आर्यांश जो कहते हैं, "हाँ तो फिर मेरे बारे में तुम्हें किसी विकिपीडिया पर जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी पूछना चाहती हो मुझसे पूछ सकती हो।" जैसे आशी ने इतना सुना था, वो अपनी आंखें एक बार हैरानी से आर्यांश की तरफ करती है और फिर कॉफ़ी की तरफ देखते हुए कहती है, "आपको कैसे पता?" आर्यांश जो कहते हैं, "मुझे तुम्हारी हर एक एक्टिविटी के बारे में पता होता है। इतना हल्के में तो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था आर्यांश शहजादा को।" आशी जो कहती है, "हाँ वो तो गलती मैंने कर ही दी है। बेचारा युवान मेरे चक्कर में न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा।" आशी ने कभी भी इस तरह से किसी लड़के से तो बात की नहीं थी। उसे नहीं पता था कि रोमांटिक वे में किस तरह से लड़कों से क्वेश्चन किया जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है और वो झटके से आर्यांश की तरफ देखकर पूछती है, वैसे आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही अब तक?" उसने बहुत ही कैजुअली ये पूछ दिया था। आर्यांश एक बार उसे देखते हैं और फिर अपनी कॉफ़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं, "क्यों, तुम्हें जानने में क्या इंटरेस्ट है?" आशी जो कहती है, "हाँ वैसे इंटरेस्ट तो नहीं है, एक्चुअली इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा ना, अब होने वाले पार्टनर्स ही हम दोनों, तो एक दूसरे के बारे में जानना ज़रूरी है।" आर्यांश आशी की तरफ देखकर कहते हैं, "तो मानने लगे हो तुम मुझे अपना पार्टनर, या फिर से कोई ड्रामा कर रही हो?" आशी जब अपने सिर ना मिलाते हुए कहती है, "ना, बिल्कुल नहीं, इस बार मैं ड्रामा नहीं कर रही। इस बार मुझे लग रहा है, बिल्कुल मेरी गट फीलिंग कह रही है कि शादी तो होकर ही रहेगी हमारी।" उसने बहुत ही निराशा में बोला था, मगर उसे भी ये पता नहीं क्यों लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सच में आर्यांश के चंगुल में फंस ही जाए। आर्यांश जो कहते हैं, "तो फिर अगर इतना ही इंसिस्ट कर रही हो तो बता देता हूँ कि मुझे तुमसे पहले किसी लड़की में और इंटरेस्ट आया नहीं है।" आशी जो कहती है, "ये तो हर लड़कों का डायलॉग होता है।" उसने ये फिर से बहुत ही कैजुअली बोल दिया था और उसे लगा था कि ये नॉर्मल लड़के से बात कर रही है। आर्यांश अपनी निगाहों को छोटी करके उसे घूर कर कहते हैं, "व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ?" आशी जो कहती है, "आप पॉलिटिशियन हैं, आप पर भरोसा करना मतलब, अब खैर छोड़िए।" आर्यांश जो उसे कहते हैं, "मेरे पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। तुम्हें जितना बोला उतना मान लो, और लड़कियों के बारे में तो तुम्हें ये मान ही लेना चाहिए कि तुम ही पहले हो।" आशी जो कहती है, अच्छा, तो मैं पहले क्यों हो गई? आई मीन ऐसा कौन सा रूप और ऐसे कौन सी निखार है मेरे अंदर जो आपकी आंखों को मैं इतना भागी कि बस आप शादी के पीछे ही पड़ गए?" ये सवाल खत्म होते ही आर्यांश उससे कहते हैं, "कभी खुद को ध्यान से देखा है तुमने?" आशी जो कहती है, मतलब मैं रोज़ देखती हूँ और ठीक ठाक ही लगती हूँ, दिखने में बुरी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लड़कियों वाले ना तो अदाएँ हैं, ना तो कोई नखरा है। यू नो लड़कियों वाले तो ठीक ठाक से कोई हरकतें भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता है लड़कियों से ज़्यादा बंदर वाली प्रजाति में आती हूँ मैं। आज तक बचपन से कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया, सब बस डांटते रहते थे, तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं बहुत ही..." वो लगातार बोले ही जा रही थी कि आर्यांश फिर से अपने हाथ को आशी के हाथ पर रखते हुए कहते हैं, "कभी मेरी नज़र से खुद को देखना तुम, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए।" आर्यांश जो इस तरह से आशी के हाथ को हल्का हल्का सहरा रहे थे, जिससे आशी के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आशी जो अपने एक हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़ी हुई थी, जो कि पूरी तरह से कांपने लगा था, आशी झटके से उसे टेबल पर रखकर थोड़ा खांसते हुए कहती है, "ओह ओह अच्छा।" आशी के माथे पर हल्का हल्का पसीने की बूंदें भी छलकने लगी थी। आर्यांश उसकी हालत देखकर कहते हैं, "और हाँ, एक और बात है, तुम बहुत यूनिक हो। अगर ये बात मैंने किसी और लड़की से कहा होता तो शायद उसका रिएक्शन ये नहीं होता। वो शर्मा जाती या थैंक यू बोलती, लेकिन लेकिन तुम तो घबरा रही हो और ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें किडनैप करने की बात कर रहा हूँ।" आशी जो आर्यांश की तरफ देखकर कहती है, "किडनैपिंग भी करवाते हैं आप?" आर्यांश उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, "सुबह का इंसिडेंट भूल गई हो?" आशी जैसे ही सुबह के इंसिडेंट के बारे में सुनती है, वो एकदम से कहती है, "हाँ हाँ, वो कैसे भूल सकती हूँ मैं।" आर्यांश जो कहते हैं, "चलो अब कुछ सवाल मैं भी तुमसे कर लेता हूँ।" आशी जो कहती है, "नहीं, काफ़ी देर हो रही है, हमें चलना चाहिए।" आशी को पता था कि आर्यांश उससे क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। आशी जो कहती है,
वैसे भी इतना टाइम आपने मेरे को दे दिया, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद बातें तो होती रहेंगी, अब तो साथ में ही रहना है हमें। आर्यांश जो कहते हैं, हरकतें तो नहीं लग रही तुम्हारी कि तुम मेरे साथ रहने वाली हो। आशी जो कहती है, क्या मतलब है, आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है? आर्यांश उससे कहते हैं, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक मैं वेट कर नहीं पाऊंगा आशी। तुम बहुत बदमाश हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बदमाशी और शैतानी और ज़्यादा बढ़े और किसी भी कीमत पर तुम मुझसे अलग हो जाओ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम शादी के डेट को जल्दी रखते हैं, नियर अबाउट 1 हफ्ते में। आशी जैसे ही सुनती है वो एकदम से चेयर से खड़े होते हुए कहती है, 1 हफ्ता? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत कम हो जाएगा, अभी तो मेरी उम्र भी नहीं है ना शादी की। आर्यांश से कहते हैं, मैंने सुना तुम्हारे घर वाले 3 साल से तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रहे थे और कोई भी लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तुम्हें। आशी जो कहती है, आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? आर्यांश उससे कहते हैं, आराम से बैठो, बात करनी है तुमसे। आशी जो कहती है, इस बारे में हम बात नहीं करते, आप समझ नहीं रहे, ये इतनी जल्दी शादी नहीं। उसने इतना बोला ही था कि आर्यांश उससे कहते हैं, मैंने कहा बैठो। आशी बीच में रुक करके बैठते हुए कहती है, हाँ, देखिए देखिए, आप बात समझने की कोशिश करिए, अभी आपको इलेक्शन पर फोकस करना चाहिए, इलेक्शन भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है ना। आर्यांश उससे कहते हैं, तुम मेरे करियर के बारे में इतना टेंशन क्यों ले रही हो? और वैसे भी मुझे पता है कि अपने पर्सनल मैटर और अपने ऑफिशियल मैटर को किस तरह से संभालना है, मैं दोनों चीज़ को अच्छे से डील कर लूँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आशी आगे कुछ नहीं कहती। आर्यांश उससे कहते हैं, तो बताओ शॉपिंग कब से शुरू करनी है? आशी जो कहती है, अब मैं क्या कह सकती हूँ, जब आपकी मर्जी। आशी का दिमाग तो वैसे ही खराब हो चुका था, उसे तो अब किसी भी हालत में जल्द से जल्द अपने प्लान को सक्सेस करना था, वरना आर्यांश तो उससे किसी भी हालत में शादी करके ही मानते। ये जो मन ही मन एकदम से ठान लेती है कि अब इस 1 हफ्ते में उसे अपनी जान लगा देनी है, मगर वो आर्यांश से पीछा छुड़ा कर ही रहेगी। आइए जानते हैं क्या करेगी आशी, क्या वो बचा पाएगी युवान को और क्या बच पाएगी वो खुद आर्यांश से। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो आर्यांश की बातें सुनकर के अपने मन में ही ठान लेती है कि उसे जल्द से जल्द अपने काम को सक्सीड करना ही होगा, वरना आर्यांश का इरादा तो अब उसके साथ शादी करने के लिए और ज़्यादा कठोर बनता जा रहा है। आशी जो आर्यांश की बात सुन रही थी, मगर उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि युवान इस वक्त किस हालत में होगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में युवान की सिक्योरिटी जो आर्यांश की गाड़ी को लगातार फॉलो कर रही थी, मगर उसमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग आर्यांश के सामने आ पाए। जैसे ही आर्यांश और आशी वहां से निकले थे, वो सारे लोग जंगल के अंदर युवान को ढूंढने लगते हैं। लगभग 5 से 6 गाड़ियां जो युवान को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रही थी। युवान जो अधमरी हालत में पड़ा हुआ जब जमीन में मिलता है तो दीक्षित जी तुरंत ही कहते हैं, वो रहा युवान। सारे सिक्योरिटी वाले जो जल्दी से जाते हैं और युवान को उठा करके गाड़ी में रखते हैं, और वहीं दीक्षित जी और उनके सारे सिक्योरिटी वाले जो उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, मगर युवान जो गाड़ी को तुरंत ही टर्न करते हुए कहते हैं, गाड़ी टर्न करवाइए, हमें इस वक्त अपने मेंशन पहुंचना है। दीक्षित जी जो युवान को समझाते हुए कहते हैं, इस वक्त आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको इस वक्त हॉस्पिटल चलना चाहिए, काफ़ी खून बह रहा है आपके शरीर से, अगर इसी तरह रहा तो ब्लड लॉस की वजह से आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। युवान जो कहते हैं, आपको मेरे बाहर का जख्म दिख रहा है, मेरे अंदर जो आग जल रही है उसके बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, किसी भी हालत में इस इलेक्शन में मैं उसे जीतने तो नहीं दूंगा। दीक्षित जी जो कहते हैं, अचानक से आखिर हो क्या गया, आप तो यहाँ पर उस लड़की से मिलने आए थे ना? युवान जो कहते हैं, वही तो मैं अपने होश में था, सब कुछ ठीक ठाक था, वो लड़की मेरे तरफ आ ही रही थी कि तब तक एक बिल्कुल मेरी जैसे ही गाड़ी जो कि शायद आर्यांश की थी, वो तुरंत ही उस लड़की के सामने आ जाती है। वो लड़की ध्यान नहीं देती और वो उसकी गाड़ी में आकर के बैठ जाती है, और तभी 3 से 4 लड़के जो आकर के मेरे मुंह पर कुछ तो ऐसा सुंघाते हैं जिससे मेरा होश एकदम से गायब हो जाता है, और फिर मैं खुद को जंगल में देखता हूँ और उस आर्यांश शहजादा को मैंने अपनी आंखों से जीतता हुआ देखा और मैं उसके सामने हार गया। उसने बहुत बुरी तरह से मुझे जलील किया है, मैं उसे इस तरह नहीं जाने दे सकता, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दीक्षित जी जो कहते हैं, आप अपने गुस्से पर काबू रखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
युवान जो कहते हैं, जब तक जिंदा हूँ सिर्फ एक मकसद है मेरा, उस आर्यन शहजादा को मैं चैन से जीने तो किसी भी हालत में नहीं दूंगा। वहीं दीक्षित जी जो कहते हैं, कहीं वो लड़की ही इन सारे मामलों में तो शामिल नहीं है। युवान जो तुरंत ही अपना सरनाम मिलाते हुए कहते हैं, नहीं, उसकी कोई गलती नहीं इसमें। और मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह वो आर्यांश को देख रही थी और जिस तरह से उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र था, कहीं ना कहीं वो आर्यांश शहजादा से बहुत ही नफरत करती है, या फिर वो भी आर्यांश शहजादा की शिकार बन चुकी है और बस किसी भी हालत में वो उससे बचना चाहती है। इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। और एक बात और समझ में आ चुकी है मुझे, आर्यांश उस लड़की के बारे में बहुत फिक्र करता है और अब वो लड़की हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि वो आर्यांश की कमजोरी है। दीक्षित जी जो कहते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। खुद ही वो लड़की अगर हमारे पास चल कर के आना चाहती है तो इससे आर्यांश का तो बहुत ही लॉस होने वाला है और हमारा इसमें बहुत प्रॉफिट है। युवान जो दीक्षित जी की बात पर हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, बहुत जल्द वो आज के दिन के लिए पछताएगा और इतना बुरा फंसेगा कि वो सोच भी नहीं सकता। दीक्षित जी जो कहते हैं, आगे का क्या सोचा है आपने? युवान जो कहते हैं, अब उस लड़की से तो मैं डायरेक्टली नहीं मिल सकता, क्योंकि आर्यांश की नज़र उस लड़की पर 24 घंटा टिकी रहती है। मुझे तो लगा था कि शायद अगर हम फ़ोन पर इस तरह की बातें ना करें तो आर्यांश को शक नहीं होगा, मगर बात तो कुछ अलग ही निकली। आर्यांश किसी तो तरह से उस लड़की पर अपनी नज़रें गड़ाए हुआ है। इसका मतलब यह है कि आशी की पूरी ज़िंदगी जो आर्यांश के कंट्रोल में रहती है, वो क्या करती है, क्या खाती है, उठती है, बैठती है, उसकी सांसें तक वो खुद गिनता है। तो आशी से डायरेक्टली मिलना तो मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, हम अपने तरीके से उससे कोई ना कोई काम निकलवा ही लेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है वो लड़की खुद भी काफ़ी शातिर है। अगर उसने खुद डिसाइड कर लिया कि उसे मेरी मदद करनी है तो वो किसी न किसी तरह से मेरे पास ज़रूर पहुँचेगी, और इस बार शायद किसी बेहतर प्लानिंग के साथ। बस हमें उसका वेट करना है। दीक्षित जी जो कहते हैं, मगर हमारे पास वक्त नहीं है, अगले महीने इलेक्शन है। युवान जो कहते हैं, 1 महीना तो फिर भी बहुत है दीक्षित जी, लेकिन आपको नहीं पता आर्यांश अपनी शादी बहुत जल्द, लगभग 1-2 हफ्ते के अंदर ही रखना चाहता है। और अगर वो लड़की ने आर्यांश से खुद को अलग करने का ठान लिया है तो वह इस बीच ही कुछ ऐसा करेगी जिससे मेरी बहुत मदद होने वाली है। दीक्षित जी जो कहते हैं, तो मतलब अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आराम से अपने हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? युवान जो कहते हैं, हमें बस नज़र रखनी है आर्यांश पर, ताकि वो आशी को कोई प्रॉब्लम्स ना दे सके। अगर आशी हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है तो आर्यांश की नज़र से वो किसी भी हालत में बचकर हमारे पास आ जानी चाहिए। एक बार उससे मेरी मुलाकात हो गई तो हम कुछ बेहतर प्लानिंग बना सकते हैं, और ये जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपता हूँ। किसी भी हालत में आशी मेरे तक पहुँच जानी चाहिए, और वो भी इनडायरेक्टली। दीक्षित जी जो युवान से कहते हैं, अब आप इसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, ये अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीक्षित जी जो आगे युवान को तसल्ली देते हुए कहते हैं, हम अपने हैकर की सारी टीम को इस काम के लिए लगा देंगे। अब बस आप थोड़ा आराम करिए और इस बारे में सोचना छोड़ दीजिए। युवान जो कहते हैं, जब तक उस इंसान की हार मैं नहीं देख लेता, चैन से तो मैं बैठने वाला नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश आशी से कुछ देर और बातें करते हैं और फिर अब वो लोग वहाँ से जाने को होते हैं। आर्यांश भी उसके ठीक बगल में आ चुके थे और वो उसके हाथ को अपने हाथ में फंसा लेते हैं। आशी को इससे काफ़ी अनकंफर्टेबल तो फील हो रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं करती। वो एक बार आर्यांश की तरफ देखती है और फिर सीधा सीधा चलने लगती है। एक बात तो आशी के भी दिमाग ने नोटिस कर ली थी कि इससे पहले किसी और के टच, यानी कि किसी भी मेल इंसान के टच से आशी को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता था। इवन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी, बौखला उठती थी, मगर आर्यांश के टच से उसे कुछ खास दिक्कत हो नहीं रही थी। वो भी सीधा सीधा चलती है और अब आर्यांश की गाड़ी के पास आ जाती है। आर्यांश जो खुद ही उसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, अंदर बैठिए। आशी जो एक हल्की से स्माइल आर्यांश को पास करती है और फिर वो आर्यांश के साथ गाड़ी में बैठ करके अपने घर की तरफ निकल जाती है। वैसे तो गाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा था, मगर दोनों के दिमाग में उथल पुथल मचा हुआ था। एक तरफ आर्यांश जो एक बार आशी की तरफ देखते हैं और फिर मन ही मन सोचते हैं
कि आखिर युवान के साथ ये क्या बात करना चाहती थी, और अगर युवान और आशी मिल गए तो उनके खिलाफ क्या एविडेंस खड़ा हो सकता है। क्या उन दोनों के मिलने से उनकी इलेक्शन में कहीं ज्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि आर्यांश के लिए तो उनका इलेक्शन और उनकी बिजनेस लाइफ ही उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। वो तो सिर्फ आशी के साथ ड्रामा कर रहे थे, दूसरी तरफ आशी भी पूरी ड्रामा क्वीन बनी हुई थी। वो भी आर्यांश के सामने पूरी सीधी साधी लड़की बनने की कोशिश कर रही थी, और ये भी थी कि वो मान चुकी है कि आर्यांश ही अब उसके होने वाले पार्टनर है। मगर दिमाग में तो उसके यही चल रहा था कि युवान बस किसी भी हालत में ठीक ठाक से बच जाए, और किसी भी तरह से अब उसे दोबारा से युवान के साथ मीटिंग को अरेंज करना होगा। अगर क्योंकि युवान का मिलना आशी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। वहीं आशी को आज के सारे सिचुएशन से ये तो समझ आ चुका था कि युवान के पास जरूर आर्यांश की कोई ऐसी कड़ी है जो कि आने वाले टाइम में आर्यांश को मुसीबत में डाल सकती है और आशी की जिंदगी को वो आज़ाद कर सकती है। इसका मतलब कि उसे युवान से किसी न किसी तरह से मिलना ही होगा, और इस बार बहुत ही सतर्कता से। क्योंकि आशी को भी अब धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी थी कि कहीं ना कहीं आशी की पूरी जिंदगी जो आर्यांश के निगाहों के आसपास ही घूम रही है, और वो नहीं चाहती थी कि अब उससे कोई गलती हो। आइए जानते हैं आखिर क्या प्लानिंग बना रही है आशी दिमाग ही दिमाग में। आइए जानते हैं अब आखिर कैसे अरेंज कर पाएगी वो युवान के साथ मीटिंग। क्या फिर से युवान और आशी कभी मिल पाएंगे, और क्या इस बार उन लोगों के बीच बात हो पाएगी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए पोस्ट मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।